हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स फार्मूला सीरीज फॉर जेई एंड नीट एग्जामिनेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लास 11 का यूनिट हीट। उसमें हम लोग 4 फार्मूला कर चुके हैं, आज या 5th फार्मूला होगा। इसमें हम लोग को देखना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड टेम्परेचर चेंज। जैसे अगर कोई भी बॉडी है उसको हीट देंगे, उसका कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो कितना हीट देने से कितना टेम्परेचर इंक्रीज होता है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, ये सब आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। और इस पे फिर एक दो एप्लीकेशन क्वेश्चन करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी और डेल्टा टी, जहाँ डेल्टा क्यू है हीट गेन या हीट लॉस। हीट गेन करेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, हीट लॉस करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज होगा। एम मास है, सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है अभी नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। और कई बार होता है कि सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, तो उसके लिए यह फॉर्मूला है। इसको कैसे ड्राइव करा गया है और इस पे एप्लीकेशन करेंगे, ये फॉर्मूला भी आपको समझ में आ जाएगा। तो फिलहाल ये दोनों फॉर्मूला याद कर लीजिए, आगे इसका डेरिवेशन और एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक जैसे कोई एक बर्तन है, उसमें वाटर ऐसे रखा हुआ है और उसको कुछ हीट दिया जा रहा है। तो जब हीट दिया जाएगा तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो यहाँ जितना हीट दिया जाता है उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो दिया गया हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। जितना हीट दिया जाएगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, और जितना ज़्यादा मास होगा वाटर का उतना ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। जैसे ये आप समझ सकते हैं, जैसे कि अगर किसी बर्तन में अगर थोड़ा सा वाटर लिया जाए तो उसको थोड़ा सा हीट देने पर टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज होगा, बट अगर मास ज़्यादा होगा वाटर का तो हीट ज़्यादा देना पड़ेगा। तो अगर मास ज़्यादा तो हीट ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी दिया गया हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, और दिया गया हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। तो ये दोनों मिलकर के ऐसे बनाता है डेल्टा क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एम डेल्टा टी के। फिर यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू आता है सी, यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगा सी। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और इसका यह अलग अलग यूनिट है। और जैसे कि पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए अगर फार्मूला देखेंगे तो एम और डेल्टा टी को इधर भेजेंगे तो सी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई एम डेल्टा टी। और यहाँ पे अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट देखेंगे तो डेल्टा क्यू का यूनिट अलग अलग होता है। हीट है या इसका यूनिट होगा जूल में या कैलोरी में होगा, एम का ग्राम में होगा या केजी में होगा, डेल्टा टी का डिग्री सेल्सियस या केल्विन में होगा। तो इसका अलग अलग यूनिट हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक यूनिट है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, या हो सकता है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ऐसे हो सकता है। इसका यूनिट याद रखिएगा। और ये आपको पता होगा कि 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। और यहाँ पे एक डिफिनीशन लिख दिया गया है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का ये फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे मास का वैल्यू अगर 1 रखेंगे 1 केजी या 1 ग्राम, और डेल्टा टी का वैल्यू 1 डिग्री सेल्सियस रखेंगे या 1 केल्विन, तो ये सी इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा क्यू के। तो वही यहाँ पे लिखा गया है ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है। तो यहाँ लिखा गया है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 केजी या 1 ग्राम मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस, ये अलग अलग यूनिट में होगा केजी या ग्राम। तो इसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो गया, अगर एम का वैल्यू 1 डेल्टा टी का वैल्यू 1 रखेंगे तो सी का वैल्यू हो जाएगा डेल्टा क्यू के इक्वल। तो वही हो जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाई 1 डिग्री सेल्सियस। और कुछ अलग अलग मटेरियल का आपको सी का वैल्यू याद करना होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू याद करना होगा। जैसे वाटर के लिए और वाटर आइस के लिए और वाटर वेपर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू होता है 0.5, यानी हाफ होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम आइस या 1 ग्राम वाटर वेपर को अगर 1 डिग्री सेल्सियस अगर उसका टेम्परेचर चेंज करना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो उसको 0.5 कैलोरी हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब यही हुआ। फिर इसको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वैल्यू है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको अगर कन्वर्ट करना है इसमें जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, तो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं 4.18 जूल ये इक्वल टू होता है 1 कैलोरी के। तो इतना से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 1000 ग्राम होता है 1 केजी के, तो इसको भी ऐसे करेंगे, यहाँ कैलोरी से यहाँ कैलोरी कट जाएगा, ग्राम से यहाँ ग्राम कट जाएगा, और ये इक्वल टू हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। बट आपको ये वैल्यू याद रखना है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आइस के लिए और वाटर वेपर के लिए होता है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। उसी तरह वाटर के लिए आपको याद करना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू,
ये होता है 1 ग्राम 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इसको अगर इस यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 4200 जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस। तो ये दो वैल्यू आप याद रखिएगा। आइस और वाटर वेपर के लिए 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और वाटर के लिए 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू यह है, अगर मास वाटर के लिए लिया जाए 1 ग्राम और 1 डिग्री सेल्सियस अगर हीट उसका चेंज करना हो तो 1 कैलोरी हीट देना पड़ेगा। इसका मतलब यही होता है। तो यहाँ 1 कैलोरी को नेक्स्ट पेज पर डिफाइन भी करा गया है। यहाँ आप देख सकते हैं 1 कैलोरी, यहाँ लिखा गया है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, इसी को बोलते हैं 1 कैलोरी। और 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.18 जूल। और ये फार्मूला हम लोग देखे थे पिछले पेज पर। और इसी को अगर सी का वैल्यू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का वैल्यू अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है तो इसको छोटा सा पहले क्यू लेते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, इधर भी इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ ये इंटीग्रेट होकर क्यू आ जाता है, यहाँ एम कॉन्स्टेंट होता है, ये बाहर आ जाता है, फिर यहाँ सी डी टी का इंटीग्रेशन होता है। तो ये ऐसे फार्मूला बन जाता है जिसका अभी आगे एप्लीकेशन देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इसका कैसे यूज करा जाता है। आइए इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो ये एप्लीकेशन में पहला क्वेश्चन है, यह नीट 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 थ्रू 1 केल्विन आर द रेशियो ऑफ, मतलब 2 कॉपर स्फीयर है जिसका रेडियाई है R1 एंड R2 एंड R1 एंड R2 ऐसे रिलेटेड है, एक दूसरे का रेशियो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा। तो दोनों का टेम्परेचर सेम इंक्रीज करने के लिए कितना हीट लगेगा उसका रेशियो पूछा जा रहा है, हीट का रेशियो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि R1 एंड R2 का रेशियो है 1.5 मतलब 3/2। तो दोनों का वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr/q। तो वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा 27/8। तो जो रेशियो वॉल्यूम का होता है वही रेशियो हो जाता है मास का। तो दोनों का मास का रेशियो ये हो जाएगा। तो फिर Q1 इक्वल टू M1C डेल्टा T, Q2 ये ऐसे यहाँ पे फिर होगा डेल्टा T होगा, ये डेल्टा Q नहीं, यहाँ पे डेल्टा T होगा। और एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ C से C कट जाएगा, दोनों सेम मटेरियल है तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम होगा, दोनों का टेम्परेचर सेम इंक्रीज हो रहा है तो डेल्टा टी कट जाएगा। तो Q1 डिवाइड बाई Q2 का वैल्यू वही आ जाएगा जो M1 M2 का रेशियो का था वैल्यू। तो यहाँ 27/8 आंसर हो जाएगा। यह नीट 2020 का क्वेश्चन है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेन में 2022 में। यहाँ पे पूछा गया कि 100 ग्राम ऑफ आयरन नेल, 100 ग्राम का आयरन है, उस पर 1.5 kg है, मतलब 1.5 kg का हैमर से उस पर स्ट्राइक करा जा रहा है और हैमर का वेलोसिटी है 60 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पूछा गया है व्हाट विल बी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ नेल, वो आयरन नेल जो 100 ग्राम का है, इफ 1/4 ऑफ एनर्जी ऑफ हैमर गोज इनटू हीटिंग द नेल। अगर हैमर का 1/4 एनर्जी हीट करने के लिए, 1/4 एनर्जी हैमर का जो स्ट्राइक हो रहा है वो यूज हो रहा है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज होगा वही पूछा गया है। तो हैमर का पहले एनर्जी निकालेंगे, उसका कुछ वेलोसिटी है, मास है, तो काइनेटिक एनर्जी से उसका एनर्जी निकल जाएगा। अब 1/4 उसका कन्वर्ट हो रहा है हीट करने के लिए, तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा क्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये डेल्टा क्यू का वैल्यू निकल गया। तो डेल्टा क्यू इक्वल टू एम सी डेल्टा टी अप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी हम लोग को निकालना है, तो यह हो जाएगा डेल्टा क्यू बाई एम सी। डेल्टा क्यू का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं 675, और फिर यहाँ एम का वैल्यू 100 ग्राम, और फिर इसी तरह स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या जूल पर ग्राम में दिया है तो सेम यही रख देंगे और फिर कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 16.07। बट ऐसा कोई आंसर नहीं दिया है, आंसर यहाँ गलत दिया था। इसका आंसर दिया है 160.7 दिया है। आप लोग भी ऐसे कैलकुलेट करिएगा तो यही आंसर आएगा। तो उस टाइम या क्वेश्चन में आंसर गलत दिया गया था, बट ऐसे उसका जेई में जो आंसर दिया था वो सी हुआ था। आप लोग भी कैलकुलेट करिएगा, इतना ही आंसर आएगा। कुछ अलग आता है तो कमेंट करके बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है 2 kg ऑफ सब्सटेंस ए, 2 kg का सब्सटेंस ए है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज करा जा रहा है 20 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। इफ हीट कैपेसिटी ऑफ ए, हीट कैपेसिटी दिया गया है 2T, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जो टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला हम लोग फार्मूला देखे थे उससे यह सोल्व होगा। यहाँ पे दिया गया है टी टेम्परेचर ऑफ ए मेजर्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट। यहाँ अमाउंट ऑफ हीट पूछा जा रहा है। एम दिया है 2 kg, सी दिया है 2T यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट है, T1 T2 का वैल्यू दिया है और Q पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और यहाँ पे M का वैल्यू 2 है तो 2 पुट करेंगे, C का वैल्यू 2T है ऐसे पुट करेंगे, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, और T का इंटीग्रेशन करेंगे T dt और T1 से T2 तक, तो ये हो जाएगा T²/2 हो जाएगा T का इंटीग्रेशन, और ऐसे हो जाएगा। फिर Q का वैल्यू यहाँ पे 2 × 2 4 हो जाएगा, यहाँ पे
40 का स्क्वायर हो जाएगा, या 40 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, T2 40 है, फिर 20 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसे कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आ जाएगा 2400 जूल आ जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आएगा लेटेंट हीट, उसको देखिएगा। ठीक है, थैंक यू।